आपने अपने माशरे में इस किस्म के बहुत से बेटे देखे होंगे जो शादी होते ही माँ बाप और बहन भाइयों से नजरें फेर लेते हैं और बीवी को वो आसमान से उतरी हुई मखलूक समझते हैं, और शायद ये भी उनका अकीदा बन जाता है कि बीवी नाराज हो गई तो क़यामत आ जाएगी। मेरा मतलब यह है कि आपने ऐसे नाखलफ और नाफरमान बेटे देखे होंगे। ये लांस नाइक उन्हीं बेटों में से था जिसने अपनी बीवी को देवी बना लिया था और खुद उसका पुजारी बन गया था। उस बेटे ने अपने माँ बाप, दोनों बहनों और 2 भाइयों के लिए ये मसला भी खड़ा कर दिया था कि जायदाद में से उसका हिस्सा दिया जाए। उनकी अराजी खासी ज्यादा थी और उसके दूसरे भाई ये जायदाद तकसीम नहीं करना चाहते थे। हवालदार ने हमें बताया कि ये पता चल गया था कि उसकी बीवी और बीवी के वालिदैन उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना हिस्सा अलग कर ले और उसके बाद ये ज़मीन अपनी बीवी के नाम रजिस्ट्री करवा दे। इस मसले पर उस लांस नाइक ने अपने बाप की बहुत बेइज्जती की थी और अपनी बहनों को भी गाली गलौज की थी और उन्हें कहा था कि उनका कोई हिस्सा नहीं बनता। बर्मा फ्रंट पर आने से पहले ये लांस नाइक 5-7 दिनों की छुट्टी पर घर गया था। छुट्टी ख़त्म करके जब रुखसत हुआ तो माँ बाप से दुआएं लेकर रुखसत होने के बजाय उन्हें अल्टीमेटम दिया कि वो अब छुट्टी आएगा तो अपना हिस्सा अलग कर लेगा। अगर उसकी बात ना मानी गई तो फिर वो बताएगा कि वो क्या कर सकता है और घर वाले सारी उम्र पछताते रहेंगे। इस तरह ये अपने माँ बाप, भाइयों और बहनों को रोता छोड़कर बड़े फ़ख्र और गरूर से आया था। माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं दिया करते। औलाद खा कितनी ही नाखलफ हो और माँ बाप को खा सूली पर खड़ा किए रखे, लेकिन अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जो खुद ही हरकत में आता है और मजलूम को उसका हक मिल जाता है। मैंने जापानी तोपखाने की गोलाबारी का जिक्र किया है। उसने हमारे ब्रिगेड को खासा नुकसान पहुंचाया था। गोलाबारी ख़त्म होने के बाद हमें ज़ख्मियों और लाशों को उठाने का हुक्म मिला। हम सब जो सही और सलामत थे इधर उधर भागने दौड़ने लगे और जहां कोई ज़ख्मी नजर आया उसे फ़ौरन उठाया और वहां तक ले गए जहां मरहम पट्टी का इंतज़ाम था। हमारी वर्दियां खून से लाल हो गई थीं। हमने खून में नहाई हुई लाशें भी उठाई थीं। मुझे याद है कि मेरे 2 साथी मेरे हाथों में मर गए थे। मेरे साथ मेरा वही साथी था जो बस्ती में मेरे साथ गया था। हमने एक ज़ख्मी को देखा जो चीख और चिल्ला रहा था। हम दोनों दौड़ते उस तक पहुंचे। उधर से 2 और जवान आ गए। देखा तो ये वही लांस नाइक था जिसने अपने माँ बाप का जीना हराम कर रखा था। वो बैठा हुआ था, उसकी टांगें आगे को थीं, सामने से उसकी कमीज फटी हुई थी और उसकी अंतड़ियां और पेट बाहर निकल आया था और ये अंदर के आज़ा उसकी टांगों पर बिखर गए। वो अभी जिंदा ही नहीं बल्कि होश में भी था। हम समझ गए कि किसी गोले का टुकड़ा उसके पेट के एक तरफ से दूसरी तरफ तक काट गया है। उसका बचना मुमकिन नहीं था। अंतड़ियां यकीनन कट गई होंगी। फिर भी हम उसे तसल्ली देने लगे कि उसका यह जख्म ठीक हो जाएगा और डॉक्टर अंतड़ियां और पेट अपनी जगह बिठा देगा। मत झूठ बोलो, वो रोते हुए कह रहा था। झूठ मत बोलो, मैं मर रहा हूँ। खुदा के लिए मेरे बाप को और मेरी माँ को, मेरे भाइयों और मेरी बहनों को कहना कि मुझे बख्श दें। मैंने उन्हें बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई हैं और मैंने उनकी बेइज्जती की है। अल्लाह का वास्ता है उन्हें कहना मुझे बख्श दें। उसने अपने एक रिश्तेदार हवालदार का नाम लिया और कहा, खुदा के वास्ते उसे बुलाओ, वह मेरा घराई है और मेरा रिश्तेदार भी है। वो मुझे मेरे माँ बाप से बख्शवा देगा। मैंने दुनिया में ही जहन्नुम देख लिया है। वो कभी लेट जाता, कभी बैठ जाता और इसी तरह बोलता ही चला गया। वो रो रो कर यही कह रहा था कि मेरे माँ बाप को, मेरे भाइयों और बहनों को कहना कि मुझे बख्श दें, मैं उनका गुनाहगार हूँ। इसी तरह बोलते बोलते वो एक तरफ को लुढ़क गया और हम समझे कि अभी उसकी आखिरी सांस भी निकल जाएगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अभी उसे और अजियत देना चाहते थे। वो फिर उठा लेकिन खड़ा नहीं हुआ। जिस पोजीशन में बैठा था उसी पोजीशन में बैठ गया। उसकी अंतड़ियां वगैरह और आगे निकल आईं और बिखर गईं। वो बार बार झुककर उन्हें देखता था और फिर हमें रहम तलब नज़रों से देखने लगता। कभी तो उसकी ज़बान बिल्कुल ही बंद हो जाती और कभी वो यकलख्त इंतहाई बुलंद आवाज़ से बोलने लगता। फिर उसने अपने बाप को और फिर माँ को पुकारना शुरू कर दिया। 2 मरतबा वो पीछे को गिरा लेकिन दोनों बार सीधा हो गया। मुझे बर्मा का जंगल याद आ गया। आपको याद होगा कि मैंने एक आदमी को अजियत से निजात दिलाने के लिए उसके सर में गोली मारी थी। उस लांस नाइक को ऐसी तकलीफ दे नज़ा की हालत में देखा तो मुझे यही तरीका सूझा कि इसके सर में गोली मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि यह हाजिर सर्विस थी। मैं उसे उस जहन्नुम से निकाल नहीं सकता था। उसने अगले जहां जहन्नुम में ही जाना था, लेकिन उसकी जो हालत थी वो इबरतनाक थी। हमने उसे उठाया तो उसकी अंतड़ियां ज़मीन पर गिर पड़ी। हमने देखा कि उसका सर ढलक गया था और उसकी सांसों का सिलसिला रुक गया था। हमने उसे बल्कि उसकी लाश को उठाया। उसकी अंतड़ियां और पेट के आज़ा वहीं रह गए और हम उसे वहां रखाए जहां लाशें इकट्ठी की जा रही थी। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। हर मुसलमान को सिर्फ ये याद दिलाऊंगा कि वालिदैन ख़ुसूसन माँ के एहतराम के मुतल्लिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में एक बार नहीं कई बार हुक्म दिया है कि वह ज़रूर देख लें
अलबत्ता एक बात कहने वाली है कि जो मैं कहूँगा। इंसान के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने कहा है कि बेसब्र है और नाशुक्रा। गुनाहगार इंसान अपने जैसों का अंजाम देख कर भी इस खुश फहमी में मुब्तला रहता है कि वो इस अंजाम को नहीं पहुंचेगा। वो समझता है कि वो कम अकल थे जो बुरे अंजाम को पहुंचे। अपने आप को वो दानिशमंद समझता है। कुआलालंपुर इत्तेहादियों के कब्जे में आ चुका था और हकीकत यह है कि पूरे का पूरा मलाया जापानियों के हाथ से निकल गया था। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन जापान की फौज का मोराल नहीं तोड़ा जा सका था। मैं पहले सुना चुका हूं कि जापानी सिपाही हथियार डालने के बजाय जान देने को तरजीह देता था। हम रेडियो से खबरें सुना करते थे, बहरुल काहिल में समुद्री जंग लड़ी जा रही थी, लेकिन जापानी वो जंग भी हार रहे थे। इसलिए उन्होंने खुद कुछ हवाबाज भेजना शुरू कर दिए। एक हवाबाज अपने तैयारे के साथ बम बांधकर किसी अमरीकी बहरी जहाज के ऊपर जाकर क्रैश करता। एक तो उसकी जान जाती थी, लेकिन वो इतने बड़े बहरी जहाज को तबाह कर देता था। लेकिन जापान का ये तरीका भी नाकाम हो गया। अमेरिका के बहरी बेड़े ने जापान को तकरीबन घेरे में ले लिया था और अमेरिका के हवाई बेड़े ने जापान के बड़े शहरों खसूसन टोक्यो को मलबे के ढेर बना डाला था। आखिर अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराकर जंग का बिल्कुल ही खात्मा कर दिया। जब जंग खत्म हो गई तो मैं एक रोज अपने दोस्त हमीद के साथ फैजुल हक के घर चला गया। वो घर में मौजूद था। उसने उठकर मुझे गले लगा लिया, कहने लगा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की थी। अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली और तुम खैरियत से वापस आ गए हो। मैंने उसे बताया कि मैं अब इंडियन नेशनल आर्मी में नहीं बल्कि अपनी उसी पलटन में वापस चला गया हूँ जहाँ से भगोड़ा हुआ था। मेरे अजीज आलिम फाजिल फैजुल हक ने कहा, तुम्हें दरअसल उस औरत की दुआओं ने बचाया है जिसकी तुमने इज्जत बचाई थी। मैंने खुशी का इजहार किया कि उसकी दुआओं से मैं उस सज़ा से भी बच गया हूँ जिसकी मुझे हर लम्हा तवक्को थी। एक तो मैं भगोड़ा था और उससे बड़ा जुर्म ये कि मैं अंग्रेज़ों के दुश्मन से जा मिला था। अब मैं वापस अपने घर जा सकूंगा। मैं अभी कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन फैजुल हक ने आंखें मेरी आंखों में डाल दी और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसका ये तासुर ऐसा था कि मैं चुप हो गया। वो कुछ देर मेरी आंखों में आंखें डाले देखता रहा, फिर उसने सर झुका लिया। अभी नहीं, उसने सर उठाकर कहा, मुझे एक और जंग नजर आ रही है जिसमें तुम भी शामिल होगे, लेकिन एक ख्याल रखना, किसी मुसलमान पर गोली ना चलाना। अपनी जान दे देना, लेकिन किसी मुसलमान की जान ना लेना। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर यकीनन हैरत ज़दगी का तासुर था। एक सवाल मेरी आंखों में चमक रहा होगा जिसे फैजुल हक समझ गया। तुम्हें इससे ज्यादा हैरान होना चाहिए, फैजुल हक ने कहा। अभी मैं तुम्हें सारी बात नहीं बता सकूंगा। तुम अंग्रेज के फौजी हो। मैं इशारे इशारे से तुम्हें यह जरा सी बात बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने तुम में एक जज्बा देखा है। अभी मैं इतना ही कहूंगा कि उस जज्बे को मरने ना देना। मोहतरम बुजुर्ग, मैंने कहा, मुझे कुछ तो बता दें ताकि मैं जहनी तौर पर तैयार रहूं। उसने आज के इंडोनेशिया के जजीरों के नाम लिए और कहा कि यह सारा मुल्क मुसलमानों का है जिस पर यूरोप की एक कौम विलंदेजी हुकूमत करती है। उसने बताया कि जापानियों ने यह मुल्क फतह कर लिया तो मुसलमानों की हुकूमत बना दी, लेकिन उस पर अपना कंट्रोल कायम रखा। अब जापानी वहां से पसपा हो गए हैं और वहां के मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ेंगे तो बड़ी खून रेज जंग होगी। अभी मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें सच्ची बात कह देता हूँ। बात यह है कि अभी मुझे तुम पर एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि तुम अंग्रेज के साथी हो। तुम क्योंकि मुसलमान हो, इसलिए मैंने अपना फ़र्ज समझा कि तुम्हें पहले ही बता दूं कि मुसलमान का फ़र्ज क्या है और उसका जज्बा क्या होना चाहिए। उसने इससे ज़्यादा और कुछ न बताया और उसने जिहाद की बातें शुरू कर दी। जब यह आलम दीन फैजुल हक जिहाद की बातें कर रहा था, उस वक्त मुझे वो कबायली बूढ़ा याद आ रहा था जिसके घर में मुझे कैद किया गया था। वो पसमानदा और बिल्कुल अनपढ़ आदमी था, लेकिन उसने मेरे ख्यालात बदल डाले और मेरे ईमान में ताजगी पैदा कर दी थी। मैं उसी की बातों के ज़ेर असर फ़ौज से भगोड़ा हुआ था और अब एक आलिम फाजिल बुजुर्ग उसी तरह की बातें कर रहा था और मैं अपने अंदर एक नई रूह फूकती हुई महसूस करने लगा। जी चाहता था कि ये बुजुर्ग बोलता चला जाए और मैं सुनता रहूं। मेरा ख्याल था कि उसके पास रूहानी ताकत है और कश्फ की ताकत भी। वो तो यकीनन थी, लेकिन मैंने उस मुलाकात में महसूस किया कि वो दानिशमंद इंसान था और उसकी अकल मुस्तकबिल के पर्दे चाक कर सकती थी। वो अपने तजर्बे और मुशाहिदे की बातें कर रहा था और ये तो कहने की ज़रूरत नहीं कि वो किस कदर ईमानदार और दीनदार आदमी था। मैं उस रोज़ बहुत देर उसके पास बैठा उसकी बातें सुनता रहा और मैंने उससे कई एक बातें पूछी और उसने मेरे कुछ शकूक व शुबहात रफ़ा कर दिए और मैं वहाँ से बादल में खास्ता उठा। मैं उसके पास फिर जाना चाहता था, लेकिन अगले ही रोज़ हुक्म मिला कि कोई आदमी बाहर न जाए और हर वक्त तैयारी की हालत में रहे।
हम समझ गए कि हमें यानी हमारी बटालियन को कहीं और भेजा जा रहा है। हमें ज्यादा दिन इंतजार ना करना पड़ा। सिर्फ 2 दिन गुजरे तो हमें ट्रकों पर बिठाकर साहिल पर ले गए और नेवी के एक जहाज में सवार करवा दिया। एक रात उस बहरी जहाज में गुजरी। अगली रोज अलग सुबह बहरी जहाज चल पड़ा। हमें अपनी मंजिल का कुछ पता न था। हम मलाका की बंदरगाह से रवाना हुए थे। हम 3 दिन उसी बहरी जहाज में सवार रहे और चौथे दिन जहाज एक बंदरगाह में जाकर रुका और उसमें लंगर डाल दिए। हमें जहाज से उतरने का हुक्म मिला तो हमें पता चला कि ये जकार्ता है। ये तो आपको मालूम होगा कि जकार्ता इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत है। उस वक्त इंडोनेशिया का वजूद नहीं था और ये नाम भी कभी किसी ने नहीं सुना था। जकार्ता से हमें रेल के जरिए एक और जगह ले जाया गया जिसका नाम सीमारांग था। ये हमारी मंजिल थी। वहाँ आरजी सी बारकें बनी हुई थी। हमें वहाँ पहुँचा दिया गया। हमें यह ना बताया गया कि यहाँ हमें क्यों लाया गया है। बज़ाहिर कोई ख़ास काम नहीं था। ये छोटी सी एक छावनी थी जिसमें हमारी बटालियन के अलावा एक बटालियन राजपूताना राइफल्स की भी थी। ये अच्छा खासा शहर था और हमें इजाज़त मिल गई थी कि हम शहर में घूम फिर सकते हैं। हमें यह भी बताया गया कि उन इलाकों पर जापानियों का कब्जा हो गया था और उनकी शिकस्त के बाद ये इलाके वापस ले लिए गए हैं। हम समझते थे कि ये इलाके पहले भी अंग्रेज़ों के थे और अब फिर उनके हो गए हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि वहाँ विलंदेजियों की हुकूमत थी और अब फिर यहाँ विलंदेजी आ जाएंगे। हमारी बटालियन को दरअसल यहाँ ऑक्यूपेशन फोर्स की हैसियत से भेजा गया था। उस फोर्स का मतलब ये होता है कि जो मुल्क फतह कर लिया जाता है उसके बड़े शहरों में अपनी फ़ौज रखी जाती है ताकि कब्ज़ा बरकरार रहे और वहाँ के लोग फातह फ़ौज से वाकिफ़ हो जाएं। मैं ये देख कर कुछ हैरान हुआ कि हमें खुली छुट्टी दे दी गई थी कि हम शहर में घूमें फिरें और लोगों से मिले मिलाएं। फ़ौज का डिसिप्लिन बड़ा ही सख्त होता है, लेकिन वहाँ डिसिप्लिन में भी नरमी कर दी गई थी। हमारी रोज़मर्रा की जो ड्यूटी होती थी वो हम पूरी करते थे। उसके बाद हम पर कोई ख़ास पाबंदी नहीं थी। ये मैं कुछ अर्से बाद समझा कि फ़ौजियों को इस तरह खुला क्यों छोड़ दिया गया था। यह बिल्कुल वही अंदाज़ था जो पुराने ज़माने के बादशाह इख्तियार किया करते थे। हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि फ़लाँ बादशाह ने फ़लाँ मुल्क फतह कर लिया तो उसकी फ़ौज ने वहाँ के लोगों के घरों में दाखिल होकर उनकी औरतों को बेआबरू किया। वहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ बादशाह को और बड़े हाकिमों को पेश की जाती थी। लूट मार अलग होती थी। इसका मतलब एक तो अपने लश्कर को इनाम देना होता था और दूसरा मकसद ये था कि मफतूहा मुल्क के लोगों का कौमी तशख़्ख़ुस और वक़ार बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए ताकि किसी भी वक्त ये बगावत ना कर सकें। होता यही था कि मफतूहा मुल्क को हर पहलू से तंग दस्त और परेशान कर दिया जाता था। मसलन खुराक के ज़राए महदूद कर दिए जाते थे ताकि लोग रोटी के निवाले को तरसें और अपने फ़ातहीन के आगे हाथ फैलाएं। फिर उनकी औरतों को इस कदर नीच और बेआबरू बना दिया जाता था कि उनकी कोई हैसियत ही नहीं रहती थी और उनके मर्द अपना खून पसीने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते थे और आहिस्ता आहिस्ता मर्द भी उस बेइज्जती को कबूल करके अपने कौमी किरदार से महरूम हो जाते थे। ये सिर्फ मुसलमान थे जिन्होंने मफतूहा मुल्कों में जुल्म और किरदार कुशी के बजाय हकूकुल इबाद का रिवाज डाला था और मफतूहीन को ये एहसास दिलाया था कि वो फातहीन से हकीर नहीं बल्कि उनके भी मसावी हकूक हैं। यही वजह थी कि इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैलता गया था। जंग अजीम ख़त्म हुई तो अमेरिका और बरतानिया ने अपनी फ़ौजों को इसी तरह खुला छोड़ दिया था। मकसद मफतूहीन की किरदार कुशी था। मैं अपनी बात सुनाने से पहले जापान की बात सुनाना चाहता हूँ। जापान पर अमेरिका का कब्ज़ा हो गया था तो अमेरिकी फ़ौज वहाँ जाकर मुकीम हो गई। मैंने जंग के बहुत बाद किताबें पढ़नी शुरू की तो मुझे अमेरिकी फ़ौजियों के मुतल्लिक बहुत सा मवाद पढ़ने को मिला। चूँकि ज़माना बदल चुका था और अब जदीद तहजीब शुरू हो गई थी, इसलिए कदीम बादशाहों वाला तरीका इख्तियार ना किया गया कि मफतूहा लोगों के घरों में दाखिल होकर उनकी औरतों को बेआबरू करो और सरेआम बरहना करके उन्हें नचाओ। अब मुहज़्ज़ब तरीका इख्तियार किया गया जिसका असल मकसद बादशाहों वाला ही था। तरीका ये इख्तियार किया गया कि अमरीकी फ़ौजियों ने जापान की लड़कियों के साथ दोस्तियाँ लगानी शुरू कर दी और उन्हें इश्क व मोहब्बत के जाल में उलझा लिया। जापान तबाह बर्बाद हो गया था और वहाँ राशन पानी की बहुत ही तंगी हो गई थी। अमरीकी फ़ौजी वहाँ की लड़कियों को अपने साथ लगाकर उन्हें खाने पीने का सामान देते रहे और ये लड़कियाँ अपने घर वालों की ज़रूरियात पूरी करती रहीं। जापान ने आग उगलती तोपों और मशीन गन्नों के सामने भी अपना कौमी किरदार जिंदा रखा था, लेकिन उनके अपने मुल्क की तबाही और भूख ने उनका किरदार इस तरह तबाह किया कि उनकी लड़कियों ने अमरीकी फ़ौजियों को कबूल कर लिया और अपना आप उनके हवाले कर दिया। इसका नतीजा ये सामने आया कि जापानी लड़कियों के नाजायज़ बच्चे पैदा होना शुरू हो गए। अमेरिका की फ़ौज कोई ज़्यादा अरसा जापान में नहीं रही थी। जापान के साथ एक मुआहिदा करके अमरीकी फ़ौज वापस चली गई थी
अमरीकी फौजियों ने जिन जापानी लड़कियों के साथ दोस्तियां लगाई थी उन्होंने कह रखा था कि वो उन्हें अमरीका ले जाएंगे, लेकिन ये फौजी उन्हें बताए बगैर वापस चले गए। बाज़ फौजियों के दिलों में सच्ची मोहब्बत पैदा हो गई थी, वो अपनी दोस्त लड़कियों को साथ ले गए और बाकायदा शादी कर ली। अमरीका में आज भी ऐसे आदमी और औरतें नजर आती हैं जिनके चेहरों के नक्शो निगाह जापानी हैं। ये अमरीका और जापान की मिली जुली नस्ल है, लेकिन जो लड़कियां पीछे रह गई थी उनका वही हाल हुआ कि घर की रहीं ना घाट की। मैंने किताब में पढ़ा था कि अमरीका के फौजी वापस चले गए तो सिर्फ टोक्यो में 8000 नाजायज़ बच्चे पैदा हुए जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, और उन बच्चों को मालूम ही नहीं था कि उनके बाप कौन है और कहाँ हैं। अमरीका के अखबारों ने और सियासी हलकों ने भी अपनी हुकूमत पर तनकीद की थी और मुतालबा किया था कि उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है, जंग उन बच्चों ने या उनकी माओं ने तो नहीं लड़ी थी। मुख्तसर बात यह कि अमरीका के फौजी जापान का कौमी किरदार और वक़ार तबाह बर्बाद कर आए थे। वहाँ यूं भी हुआ कि जवान बीवियां अपने खाविंदों को छोड़कर अमरीकी फौजियों की दोस्त बन गईं और उन्हें अमरीकियों ने ये सबज़बाग दिखाए कि वो उन्हें अमरीका ले जाएंगे। अमरीकी फौजी उनके बगैर अमरीका चले गए और पीछे उनके लिए सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कुछ भी न रहा। उनके खाविंदों ने भी उन्हें धुतकार दिया था। अब मैं इंडोनेशिया की बात करूंगा। ये जहन में रख लें कि अभी इंडोनेशिया का कोई वजूद नहीं था और ना ही ये नाम कभी किसी की ज़बान से सुना था। मैं इंडोनेशिया इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात सुनाते हुए मुझे बहुत से जजीरों के नाम लेने ना पड़े जिसमें खासी दुश्वारी होती है। बेहतर ये समझा कि इस सारे इलाके को इंडोनेशिया कहना शुरू कर दूं कि मुझे बात करने में और आपको बात समझने में आसानी रहे। एक और बात अभी से कह देता हूँ, और वो ये है कि इंडोनेशिया के मुतअद्दिद शहरों और कस्बों में हमारी बटालियन गई थी। मैं हर मुकाम का जिक्र नहीं करूँगा, आप यूँ समझें कि मैं इस सारे खित्ते की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ के बड़े शहरों का नाम पहले ही बता देता हूँ: जकार्ता, बंडोग, जोग, सवारा बाजा, सीमारांग। उन शहरों के कुछ मुशाहिदात तो मेरे अपने हैं और बाकी दूसरी यूनिटों के फौजियों ने मुझे सुनाए थे। इस तरह मैं उस खित्ते की जंग के फ़ौरन बाद की सही तस्वीर पेश करूँगा। ये तो मैं चंद मरतबा पहले बता चुका हूँ कि इस खित्ते पर वलंदेजियों यानी डच लोगों की हुकूमत थी जो 200 साल से चली आ रही थी। यहाँ की आबादी की गालिब अक्सरियत मुसलमानों की थी, जो अब भी है, बल्कि अब ज़्यादा है। जापानियों ने यलगार की तो डच यानी वलंदेजी वहाँ से भाग गए और अंग्रेज़ उनकी कोई मदद ना कर सके। जापानियों ने यह चाल चली कि वहाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी, लेकिन उसे अपने कंट्रोल में रखा। मुसलमानों से ये कहा कि अब यहाँ उन्हीं की हुकूमत रहेगी, लेकिन यह सरीहन फरेब था। जापानियों का मकसद ये था कि यहाँ के मुसलमान जो जंगजू मालूम होते हैं उनके खिलाफ ना उठ खड़े हों। फिर मैं सुना चुका हूँ कि जापानियों को शिकस्त हो गई तो अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज यहाँ ला कर छोड़ दी। जिस तरह जापानियों ने इंडोनेशिया के मुसलमानों को धोखा दिया था कि अब यहाँ हमेशा उनकी हुकूमत रहेगी, इसी तरह अंग्रेज़ों ने वलंदेजियों को झांसा दिया कि वो उनकी हुकूमत को बहाल कर देंगे। लेकिन मैंने खुद देखा कि अंग्रेज़ों ने वलंदेजियों की किरदार कुशी शुरू कर दी और उन्हें हकारत की नज़रों से देखने लगे। वलंदेजियों की फ़ौज तो बराए नाम थी जो जापानियों की कैद में चली गई थी, लेकिन वलंदेजी बाशिंदे कहीं भी ना जा सके और वहीं रहे। वलंदेजी यूरोप की कौम है, रंग गोरे हैं और नक्शो निगार भी अच्छे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वलंदेजी बड़े खूबसूरत लोग थे। अंग्रेज़ों ने उनके राशन पानी का कोई बंदोबस्त ना किया। फातेह फ़ौज को अगर अपनी रियाया से हमदर्दी और दिलचस्पी हो तो वो सबसे पहले उसके खाने पीने का बंदोबस्त करती है, लेकिन डच को, बल्कि वहाँ के मुसलमानों को भी हर पहलू से तंग दस्त और परेशान रखा गया। इसके साथ ही हिंदुस्तानी फ़ौज को खुली छुट्टी दे दी गई कि वो यहाँ के लोगों की बहू बेटियों के साथ दोस्तियाँ लगाएं। अब यहाँ मुसलमान और काफिर का फ़र्क देखें। मुसलमान अलग थलग नजर आते थे और उनकी लड़कियाँ, जो खासी खूबसूरत थीं, एक ख़ास वक़ार से घूमती फिरती थी। उसके मुकाबले में वलंदेजी लड़कियाँ फ़ौजियों को फांसती फिरती थी। फ़ौजियों को बड़ा ही अच्छा राशन मिलना शुरू हो गया था। हिंदुस्तान में फ़ौज का राशन ज़्यादातर दाल रोटी था या बड़ा गोश्त। ये भी मुसलमानों के लिए। हिंदू और सिख दाल और सब्जियां खाते थे, लेकिन मैदान जंग में और जंग के बाद मफतूहा इलाके में हिंदुस्तानी फ़ौजियों को फल फ्रूट के डब्बे, बिस्किटों के डब्बे और इस तरह का और यूरोपीय राशन भी मिलने लगा। सिगरेट मुफ्त मिलते थे। यकीन जानिए कि वहाँ सिगरेट या बिस्किट के एक पैकेट के एवज नहायत खूबसूरत लड़की दोस्त बन जाती थी। मैंने बड़े शरीफ किस्म के फ़ौजियों को देखा कि वो वलंदेजी लड़कियां साथ लिए फिरते थे। वहाँ सिनेमा हॉल भी चल पड़े थे, बल्कि चला दिए गए थे। मेरे फ़ौजी भाई कभी अकेले फिल्म देखने नहीं जाते थे। एक एक वलंदेजी लड़की उनके साथ होती थी।